जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में, जहां हम कर रहे हैं सीरीज सेट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने रखी है। उन क्वेश्चंस के माध्यम से ना केवल आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, बल्कि जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें अचानक से देख करके हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमें आंसर आते हुए भी हम नहीं दे पाएंगे, वो अब आपके साथ होने वाला नहीं है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर वो सारे फैक्ट, सारी चीज़ें मैंने डाली हैं जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर सिर्फ इन सेट्स का आप दोहरान करेंगे डेली, जो कि मैं आपके साथ डेली शेयर करूंगी, तो यकीन मानिए कि आपको थ्योरी इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके और लोगों तक भी ये सेट्स पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। सेल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक छोटी सी सेल 9 मंथ के अंदर एक बेबी को जन्म दे देती है। तो सोचिए कि वो सेल जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितना जल्दी उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और इसीलिए उसको बोला जाता है फंडामेंटल पीरियड ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट में स्टार्टिंग जो है वो सेल से नहीं होती है। जब बच्चा बर्थ ले लेता है, तो बर्थ से लेकर के 2 साल का जो पीरियड होता है वो उसकी लाइफ का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। उस पीरियड में बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत नाजुक होते हैं बच्चे, जहाँ पर वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो 0 से 2 साल की जो एज होती है वो फंडामेंटल ऑफ लाइफ होती है, कि लाइफ के फंडामेंटल्स को यूज़ करके उस लाइफ को कैसे सेफली उस एज से निकाला जाए। तो इसे बोला जाता है इन्फेंसी पीरियड। अगला क्वेश्चन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इज नोन। देखो, इसको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 2 साल की जो एज होती है वो इन्फेंसी होती है। याद रखिएगा इन्फेंसी। और मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ कि 0 से 2 साल के बच्चे को आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो आप चाहें वो पहना करके ले करके जा सकते हैं। लड़के को लड़की की ड्रेस, लड़की को लड़के की। वो आपको कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगी, कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये वो एज है जहाँ पर बच्चा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इजीली आपकी मर्जी के कपड़े पहनकर जा सकता है। तो 0 से 2 साल की है और नाम है इन्फेंसी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर इज नोन। 2 से 6 साल, 0 से 2 साल हो गए। अब 2 से 6 साल की स्टेज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होगी। यहाँ पर चाइल्डहुड की स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 साल की है, जहाँ पर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, लैंग्वेज लर्न करना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ठीक है ना? लॉजिक आता नहीं है प्याजे के हिसाब से, कि लॉजिक आता नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ईगोसेंट्रिक होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के अंदर जिद गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस इज कॉल्ड। देखो, यहाँ पर आप गलती महसूस मत कीजिएगा, यहाँ अकोमोडेशन मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर अकोमोडेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ पर नॉर्मली ये पूछा गया है कि आपके अंदर वो एबिलिटी कौन सी कहलाएगी इन चारों में से, जो कि न्यू सिचुएशंस में आपको स्टेबल रखेगी, आपको एबिलिटीज़ देगी, आपको उस न्यू सिचुएशन को ढालने में मदद करेगी। क्या वो लर्निंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, मोटिवेशन होगा, या परसेप्शन होगा? जी, यहाँ पर होगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा कि अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने माइंड से, अपने थिंकिंग से सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अडोलसेंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडोलसेंस जो है उसको क्या बोला जाता है। तो अडोलसेंस मैंने आपको याद कराया था कि वो एज है जहाँ पर बच्चा आपको चारों तरफ अपने घुमाएगा, अडोल फील कराएगा, सीन क्रिएट करेगा, सेंस अपने सेंसेस से सीन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी। तो ये यहाँ पर कौन सी एज हुई? प्रॉब्लम एज हुई। ये प्रॉब्लम एज वो है जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को अपने चारों तरफ घुमाता है, हर ख्वाहिश पूरी कराता है,
तो उसको बोला जाता है अडोलसेंस और प्रॉब्लम एज। अगला क्वेश्चन है विच पीरियड इज कॉल्ड द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पीरियड जहाँ पर बच्चा आपको चारों तरफ घुमा के रख देता है प्रॉब्लम्स में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस चीज़ से क्या फील करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बात से नाराज हैं, उसका काम होना जरूरी है। तो वो एज क्या है, अडोलसेंस एज है, जहाँ पर वो स्टॉर्म लाएगा, अपने दोस्तों के बहकावे में आ जाएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने के लिए उनकी जैसा बनने की हरकतें करेगा, तो इसको स्ट्रेस हो जाएगा और वो स्ट्रेस खुद का नहीं होगा, घर वालों का होगा। तो इसको बोला जाता है अडोलसेंस। इसको याद रखो, अडोलसेंस है कि जो सीन क्रिएट करेगा, अडोल, ठीक है ना, आपको चारों तरफ डुला डुला करके सीन क्रिएट करेगा, अडोलसेंस उसी में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सोशल मैच्योर इज कॉल्ड। देखो सीधी सी बात है, सोशल वर्ड का यूज हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर में भी सोशलाइजेशन ढूंढना ही पड़ेगा। आंसर है सोशलाइजेशन, जहां पर बंदा, बच्चे, आप, कोई भी सोसाइटी के नॉर्म्स मानने लग जाते हैं, रूल्स मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, सोसाइटी में अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सोशलाइजेशन, के उस बच्चे का सोशलाइजेशन हो चुका है। ठीक है ना, आंसर ए है सोशलाइजेशन। नंबर 8 है विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। समझाती हूँ क्यों। देखो हेरिडिटी आपको जीन से मिलती है, आपके पेरेंट्स की हाइट अगर अच्छी है तो 99.9% आपके अंदर वो हाइट के जो जीन्स है वो आएंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को शो करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंस है तो वो जीन्स आपके अंदर आएंगे, तो नो डाउटफुली आप इंटेलिजेंट ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके जीन है। अब बात बाकी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट, तो बाहर की चीज़ों से आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, आपके लिविंग सेंस को डेवलप करेगी, तो इससे आपकी होल ऑल ओवर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लर्निंग, सॉरी अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना हेरिडिटी। लर्निंग दैट अकर सडनली इज कॉल्ड। देखो वो लर्निंग जो अचानक से हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अचानक से इंसाइट लर्निंग। इंसाइट किसको बोला जाता है, इंस्टिंक्ट लर्निंग, अचानक से लर्निंग हो जाती है। देखो इंस्टिंक्ट लर्निंग जो है वो कॉलबर्ग साहब ने दी थी, और ये लर्निंग, ये थ्योरी शायद हमारी रह गई है, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो कॉलबर्ग साहब ने ये, कोहलर साहब ने ये, कॉलबर्ग नहीं, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गई, कोहलर साहब ने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के दौरान उन्होंने क्या बोला था कि उनका एक चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान। अब उसको क्या किया, ये थ्योरी क्या थी, मैं एक स्टोरी में आपको सुना देती हूँ, थोड़ा सा लर्न हो जाएगी। एक पिंजरे के अंदर उस चिंपांजी को रखा गया था और सामने रख दिए गए थे बनाना, और उसके उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस थे, स्टिक्स थी। अब उस चिंपांजी को यूज करने थे वो बॉक्सेस और वो स्टिक्स, ताकि वो बनाना खा सके। उसने बहुत कोशिश की, ट्रायल एंड एरर किया। देखो कोहलर साहब जो थे ना, वो ट्रायल एंड एरर के एकदम खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि हर एक चीज जो है वो ट्रायल एंड एरर से मतलब संबंधित नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है। कुछ इंसाइटफुल लर्निंग भी होती है, जब आपका दिमाग काम करता है, आपका ब्रेन का बल्ब जलता है, उसको इंसाइटफुल लर्निंग कहा जाता है। तो उस चिंपांजी ने दिमाग लगाया, बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा, उस पर वो चढ़ा और स्टिक ली, और फिर जो वो केला था, जो बनाना था ना, उसको उसने अचीव कर लिया। तो इसमें बताया कि ट्रायल एंड एरर से कुछ नहीं होता है, अगर अचीव करना होता है तो इंसाइटफुल लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद में था अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज इनसाइट लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया कोहलर साहब ने इनसाइटफुल लर्निंग, इसका उनका फुल नाम याद कर लीजिए, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाते हैं कि वोल्फगैंग कोहलर कौन थे जिन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग दी थी। और याद रखिएगा, इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर सुल्तान, जो कि चिंपांजी था, उसका यूज किया था। सुल्तान नाम था उसका, नाम याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म मेनली फोकस। बिहेवियरिज्म किस पर करेगा, नाम में ही लिखा है कि आपके बिहेवियर पर करेगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे ये उसी पर फोकस करेगा। अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी। अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न लाइफ में, इसके ऊपर मैंने एक नई पोएट्री भी लिखी है, कभी फ्री हुई आपके साथ तो शेयर जरूर करूंगी कि मॉडर्न लाइफ में आने के बाद में हमारी क्या दशा हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ का जो मेन एजुकेशन का एम है वो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सीधी सी बात है, बच्चे के चारों तरफ
आपको घूमना है, बच्चा सेंटर है, बच्चे ने कहा यस तो यस, बच्चे ने कहा नो तो नो, ठीक है ना। बच्चे के चारों तरफ उसकी साइकोलॉजी को समझना है, उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड को समझना है। आज मेरे घर पर भी बच्चे आए हुए हैं तो आपको थोड़ी आवाज़ें हो सकता है कि डिस्टर्ब करें, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। आज मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लेट हो गया। बच्चे जब नीचे खेलने के लिए जाते तो मेनली मैं रिकॉर्डिंग उसी वक्त पर करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया और बच्चे ऑलरेडी ऊपर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज मेनली थ्रू। एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज कैसे लर्न करेगा बताओ। हेरिडिटी से करेगा, एनवायरनमेंट से करेगा, पनिशमेंट से करेगा, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब वो अपनी मम्मा की टमी से बाहर आएगा, लोगों की आवाज़ें सुनेगा, वर्ड्स को ऑब्जर्व करेगा, कानों तक उसकी आवाज़ जाएगी तो वो उनको सीखेगा। तो इंटरेक्शन किससे हुआ? एनवायरनमेंट से हुआ। एनवायरनमेंट में रह रहे उसके आसपास के लोगों से हुआ। तो इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से सबसे पहले वो लैंग्वेज लर्न करता है। सबसे पहले वो लैंग्वेज किससे लर्न करता है? इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? एनवायरनमेंट डांट दिया मैंने उनको कि आवाज़ मत करो, ठीक है ना। अब आवाज़ नहीं आएगी आपको। एनवायरनमेंट से जब एक बच्चा जो है वो इंटरेक्शन करेगा तब जाकर के क्या होगा? उसका लैंग्वेज डेवलप होगा। याद रखिएगा, दोबारा से कर बता देती हूँ आपको। कॉलबर्ग साहब ने क्या बोलते हैं, प्याजे साहब ने लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, ये बात आप याद रखिएगा। और जो वाइगॉस्की थे ना, उन्होंने लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया था। इन दो चीज़ों को जरूर याद रखना कि भाई लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया था, तो वाइगॉस्की ने दिया था। वाइगॉस्की ने बोला था कि हमारे आसपास की सोसाइटी से बच्चा ज़्यादा सीखता है, जबकि प्याजे ने लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग द मोस्ट। इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करेगा? मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से तो सभी हैं भाई। अगर किसी बच्चे को आपने मोटिवेट नहीं किया तो वो आगे स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी लर्न नहीं करना चाहेगा। इंटेलिजेंस भी डिपेंड करती है, जो बेसिकली एनवायरनमेंट से भी मिलती है और आपकी हेरिडिटी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। एक बच्चे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती, अब आप तो ये केसेस देख ही रहे हैं, आए दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आईआईटी वाले, मेडिकल, अभी तो एक लड़की का इतना अच्छा खासा सुसाइड नोट आया था, इसमें टीवी के अंदर दिखाया था कि भाई उसने सुसाइड लिखा, नोट में लिखा कि मेरे मरने का कारण मेरे पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं बेचारी ने, और अपना कर लिया स्वाहा। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट मेनली अकर्स। इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली किससे होता है, किसमें होता है? देखो मैंने तो आपको बताया था, अगर बच्चा इन्फेंसी में होगा तो उसे इमोशन से लेना देना कुछ होगा ही नहीं। चाइल्डहुड में वो बच्चा अपने बचपन में ही बिजी रहेगा, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए ही बिजी रहेगा। लेकिन 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 अडोलसेंस एक ऐसी एज होगी जहाँ पर इमोशंस वर्क करेंगे, जहाँ पर अगर आपने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप वो दिल पर लेकर बैठ जाएगा। अगर उसे ग्रुप में से किसी ने निकाल दिया तो उसे वो बहुत बुरा फील होगा। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं आजकल। अगर किसी के सामने आपने उन बच्चों को डांट दिया, आजकल आज की तो पीढ़ी ऐसी हो गई है कि उन बच्चों को अगर किसी के सामने आपने डांट भी दिया तो वो क्या कर लेना भगवान ही जानता है। ऐसे बहुत सारे 2-4 केसेस हमारे आसपास की सोसाइटी में भी सुनने को मिले हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो इस एज में बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। देखो दूसरों की फीलिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की क्या बोलते हैं? एम्पैथी। याद रखिएगा, एम्पैथी और सिंपैथी का क्या मतलब होता है। सिंपैथी वो होती है जो इंसान दुखी है, आप उसको सांत्वना देने के लिए गए हैं कि भैया आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो फलाना टाइप का, समझ रहे हैं ना। लेकिन एम्पैथी वो होता है जब आप उसकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, उसकी चादर में अपने आप को समेट पा रहे हैं, उसके जूतों में अपना पैर रख पा रहे हैं, मतलब उसकी ओवरऑल फीलिंग आपके ऊपर भी इफेक्ट कर रही है। द सेम थिंग आप खुद फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एम्पैथी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन होगी? ध्यान दीजिए, बच्चा जब जन्म लेकर के आएगा कहाँ रहेगा? फैमिली में रहेगा। फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आसपास भटकेंगे, उन्हीं से वो सीखेगा, उन्हीं से वो लर्न करेगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन की फैमिली। और प्राइमरी
सोशलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ फैमिली आता है, सेकेंडरी के अंदर स्कूल और नेबरहुड आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर फैमिली के साथ में स्कूल को जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन के अंदर सिर्फ फैमिली नहीं दिया गया हो और स्कूल साथ में जोड़ा गया हो तो आप उसे टिक करके आएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग वॉज एम्फेसाइज्ड बाय। लर्निंग बाय डूइंग किसने दी थी? जॉन डुई ने दी थी। याद रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग वर्ड में आ रहा है इनके नाम का लास्ट वर्ड डुई, डुए, जॉन डुई ने, ऐसे याद रख लेना यार। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है? देखो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है डेवलपमेंट। ये हमने बहुत घोट घोट के आगे के जो वीडियोस है उसमें भी पिया है और अभी भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स टू। भैया बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या करेगी चाइल्ड डेवलपमेंट में टीचर्स की स्टडी जो है वो क्या करेगी? भाई बच्चों को समझने का ही काम करेगी ना। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, ये जो आप पोथी पुराण पढ़ रहे हैं, ये जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम पास करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप इतना सब कुछ पढ़ लिख करके, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, आपने 11th 10th 12th सब कुछ करी है, उसके बाद भी आपको ये स्पेशल कोर्स करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि जब ये टीचर्स जो सेलेक्टेड टीचर से निकल करके आए तो वो बच्चों को उसी हिसाब से समझा सकें, बता सकें कि भैया उनका डेवलपमेंट किस बेस पर आधारित है। तो पहले आपको अपना खुद का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने लगभग सारी चीज़ों की कवर भी की है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। रिपीट कर रही हूँ कि इन सेट्स को आप दोहराइए रोज, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं सेट नंबर 5 में, कल मिलेंगे हम और नए क्वेश्चंस के साथ, मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ, ताकि क्या होगा हमारा जो माइंड है ना क्रिएटिव तरीके से वर्क कर सके, राइट। अगर मैंने सिर्फ एक ही तरीके का सेट बनाया तो आपको मालूम होगा और वो रट्टाफिकेशन करके आप उसका आंसर दे देंगे। मिक्स सेट रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, जिससे कि आप कोशिश करेंगे उस कंफ्यूजन को दूर करने की। चलिए, सक्सेसफुल रहा हमारा ये सेट। मिलते हैं अगले सेट में। जय श्री कृष्णा, और हेल्प कीजिएगा प्लीज़ मेरी इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।